दलों के कई बड़े चेहरे आजकल ईडी की रडार पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके मानेसर लैंड डील मामले में 2 हफ्ते में 2 बार पूछताछ हो चुकी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इधर ईडी ने हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से 36 लाख कैश, एक बीएमडब्ल्यू कार और कुछ दस्तावेज बरामद किए। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव से नौकरी के बदले जमीन घोटाले में कई बार पूछताछ हो चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 से 5 समन आ चुके हैं, लेकिन केजरीवाल अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। चुनावी साल में ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। विपक्ष सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा, तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हुड्डा को रोकने के लिए, कांग्रेस को रोकने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा। सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि तमाम अलग अलग स्टेट्स में पूर्व सीएम इस वक्त ईडी की रडार पर हैं। 9-10 घंटे की पूछताछ कल लालू से हुई, तेजस्वी की भी बारी है। उधर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार होने का डर भी सता रहा। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। और मानेसर लैंड डील मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी कई घंटे की पूछताछ हुई, तो दीपेंद्र हुड्डा ने उस पर पलटवार कर दिया। हमने कहा और आपने देखा, ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, ये चाहे मीडिया के लोग हैं, चाहे जो सामने इनके मुंह खोल के इंडिपेंडेंट बात कुछ कर सकते हैं, हर एक के पीछे, और राजनीतिक रूप से तो ये द्वेष से काम करते ही हैं। ईडी का इस्तेमाल होता है, इन सब सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग इस तरह से हो रहा है, और जिस तरह से ईडी को पावर दी गई है आप देखते हैं। कहा हमारे साथियों ने कहा ये केवल और केवल राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, देखिए विषय ये नहीं है, क्योंकि जब समय लगता है, ईडी अपने तरीके से, अपने उसके अंदर स्वतंत्र एजेंसी है, वो किसी भी व्यक्ति को अगर उसको कहीं शक होता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है तो वो बुलाएंगे। अगर भ्रष्टाचार नहीं है वो बताए जा करके वहाँ पर भी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, परंतु अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके बारे में उसका बताना और उसका पूछना वो बनता है। तेजी का नहीं है। हरियाणा के अंदर अगर आप लोग देखेंगे और स्थानों के ऊपर भी ईडी जहाँ पर भी उनको लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ गलत हथकंडे अपना करके इनकम अर्जित की गई है, ईडी क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी है वो अपने तरीके से काम कर रही है। वहाँ जो ही ईडी को मैंने कहा है कि समय लगता है, वो अपने तरीके से, अपने उसका एक एजेंडा है काम करने का, उसका अपना एक तरीका है, उस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ये नहीं है केजरीवाल साहब को 3 बार ईडी ने बुला लिया, वो पेश ही नहीं हो रहे। अरे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, जो ये बात बोलता था कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, आप जाकर के बताएं तो कम से कम उनको भी ये पैसा यहाँ से आया है, इस लाइन से ये पैसा आया है, बताने में कोई अर्ज है क्या? बताना चाहिए। और ईडी जब पूछ रही है तो देश पूछ रहा है। जब कोई आरोप आता है तो लोग कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जब जांच शुरू होती है तो जो अभी आप बात कर रहे हो, इस प्रकार के मुद्दों पर, बहानों पर जाते हैं, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी तो जांच से ही हो सकता है। तो जांच चल रही है, जांच का आदरपूर्वक सामने। बहरहाल सवाल इस बात का है कि क्या वाकई बीजेपी के ऊपर जो आरोप विपक्ष लगा रहा उसमें कोई सच्चाई है? क्या ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है? ईडी का छापा क्या चुनावी हथियार है? और संवैधानिक एजेंसियों को लेकर सियासत अगर विपक्ष कर रहा है तो क्या वो सियासत भी सही है? हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अत्रे साहब आपका। सुरेश अरोड़ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। अमनदीप केसरी हैं इनेलो की तरफ से, बहुत स्वागत है अमनदीप आपका। और डॉक्टर मनवीर छिल्लर हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है डॉक्टर मनवीर आपका भी। प्रवीण अत्रे साहब, हुड्डा साहब से पूछताछ हो रही है, उधर लालू जी से पूछताछ हो रही है, हेमंत सोरेन की तलाश हो रही थी, 40 घंटे के बाद प्रकट हुए, और केजरीवाल कई बार बुलाने के बाद भी अभी ईडी के सामने नहीं गए, और सब मिलकर एक ही आरोप लगा रहे हैं कि ईडी का आप लोग राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए अतुल भाई, पहले तो जिन लोगों का आपने नाम लिया, अगर हम एक बार उनके इतिहास को चेक कर लेंगे तो मुझे लगता है कि दर्शकों को भी बेहतर समझ में आएगा कि जो लोग जब सत्ता में होते हैं तो खुल के भ्रष्टाचार करते हैं, जब उनके खिलाफ जांच शुरू होती है तो वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और फिर उनका विक्टिम कार्ड एक ही होता है कि साहब ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये तो चुनाव में रोकने के लिए किया जा रहा है। सबसे पहले हम केजरीवाल साहब की बात कर लेते हैं। देखिए केजरीवाल साहब के ऊपर शराब घोटाले के आरोप है,
और उस घोटाले के अंदर उनकी सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में है। अब मनीष सिसोदिया अपनी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक बार नहीं अतुल भाई 3 बार जाते हैं, और कोर्ट की टिप्पणी जो बहुत महत्वपूर्ण है, कोर्ट ये कहता है कि प्रथम दृष्टया 328 करोड़ रुपए की ट्रेल नजर आती है, ये व्यक्ति इस घोटाले का किंगपिन नजर आता है, और ये कहते हुए 3 बार कोर्ट उनकी बेल को रिजेक्ट कर देती है। अब जिस मामले में कोर्ट को 328 करोड़ रुपए की ट्रेल नजर आ रही है, ईडी जब उनसे जाके ये पूछना चाहता है कि भाई ये 328 करोड़ कहां से आया और कहां गया, तो केजरीवाल को जाके बता देना चाहिए। अब दूसरी बात लालू यादव जी की कर लेते हैं। लालू यादव जी के ऊपर चारा घोटाला का मामला शुरू हुआ था, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। अब लालू यादव की जिस मामले में जांच हो रही है, चारा घोटाला में तो उनको सजा हो चुकी है, हम सब जानते हैं। अब उनकी जांच हो रही है, जो रेलवे मंत्री रहते हुए उन्होंने नौकरियों के बदले जमीन ली है। और अतुल भाई इंपॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों ने जमीन लालू यादव के परिवार के नाम करवाई नौकरी के बदले, उन्होंने अपने बयान दिए हुए हैं ईडी को। उन्होंने अपने बयान में बताया हुआ है कि पहले हमें एडोक पे लगाया गया, फिर हमें पक्का करने के लिए हमसे हमारी जमीन लिखवाई गई औने पौने दाम। ये बयान है ईडी के पास। तो अगर इस मामले में ईडी जांच करती है तो ये कहते हैं साहब ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। हेमंत सोरेन के बारे में हम सभी जानते हैं, बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने एक कोला माइन अपने ही नाम कर ली, खुद को अलॉट कर ली, सत्ता का दुरुपयोग। अब जब उस मामले में ईडी जांच करती है, उनको समन भेजती है, 7 समन भेजने के बावजूद हेमंत बाबू पेश नहीं होते ईडी के सामने, और फिर कहते हैं साहब ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। अब बात कर लेते हैं हुड्डा साहब की। देखिए, जिस मामले में हुड्डा साहब से ईडी ने पूछताछ की अतुल भाई, वो मामला 2015 के अंदर किसानों ने, जिन किसानों की जमीन को औने पौने दाम में बिल्डरों को बिकवा दिया गया, उनको अधिग्रहण का डर दिखा के वो किसान शिकायत करते हैं। शिकायतकर्ता कोई और नहीं है अतुल भाई, शिकायतकर्ता वो किसान है। ठीक है। और मामला क्या है कि जिस जमीन की उस समय कीमत 1600 करोड़ रुपए थी, वो जमीन मात्र 100 करोड़ रुपए में बिल्डर खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसानों को सेक्शन 4, सेक्शन 6 के नोटिस इशू होते हैं, किसान डर जाता है, उसके बाद बिल्डर जाते हैं उनके पास और वो उनकी जमीन औने पौने दाम में खरीद लेते हैं, जिसको हुड्डा साहब की सरकार बाद में रिलीज कर देती है, मतलब अधिग्रहण नहीं करती। जब किसान अपनी जमीन खो चुका है, औने पौने दाम में बेच चुका है, तो बिल्डरों के हक में उसको रिलीज कर दिया जाता है। अब जो जमीन 1600 करोड़ की थी, मात्र 100 करोड़ रुपए में खरीदी गई अतुल भाई, 1500 करोड़ रुपए का झोलझाल। अब जब ईडी ये पूछने के लिए कि ये 1500 करोड़ रुपए का झोलझाल हुआ है, आइए बताइए इसके बारे में, तो स्वाभाविक ईडी जांच करेगी। और जब ईडी जांच कर रही है तो क्या बोलते हैं कि साहब ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये तो राजनीति साजिश है। ये एक स्टैंडर्ड विक्टिम कार्ड खेलने का रिवाज हमारे विपक्षी मित्रों ने बना रखा है। और जब भी उनकी किसी मामले में जांच होती है, देखिए जांच किसकी होती है? जो भ्रष्टाचार करेगा। और अगर जांच हो रही है, एजेंसी अपनी जांच करके सबूत मान्य कोर्ट के सामने रखेगी। अब हुड्डा साहब के बारे में मैं सुन रहा था, दीपेंद्र जी कह रहे हैं कि साहब देखिए तो इलेक्शन के नजदीक आके ईडी ने जांच शुरू कर दी है। अतुल भाई, हुड्डा साहब के एक मामले में जांच नहीं चल रही, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट का मामला, एजेएल प्लॉट पंचकुला का मामला, मानेसर लैंड डील मामला, और 3 मामले जो कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, जहां जांच एजेंसी अपनी जांच पूरी करके कोर्ट के अंदर तथ्य रख चुकी है, वो तो माननीय कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन विडंबना ये है कि जिस मामले के अंदर हुड्डा साहब से एजेंसी नवंबर 2019 में पूछती है, नवंबर 2019 में तो कोई चुनाव नहीं था, क्योंकि 1 महीना पहले चुनाव हो चुके थे, हरियाणा में सरकार बन चुकी थी। उसके बाद उसी मामले में 2021 में पूछताछ होती है, तब तो कोई नहीं बोलता कि साहब चुनाव के नजदीक आके ईडी ने पूछताछ करनी शुरू कर दी है। जांच एजेंसी अपनी जांच कर रही है, एजेंसी का अपना एक काम करने का ढंग है। होना ये चाहिए कि जब आपको एजेंसी बुला रही है, आप जाइए, एजेंसी के सवालों का जवाब दीजिए। जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपने भ्रष्टाचार किया हुआ है तो माननीय कोर्ट उसके ऊपर अपना फैसला दे देगी। लेकिन बजाय जांच में शामिल हो या जांच के अंदर सहयोग करे, उसके बाद जिस तरह के विक्टिम कार्ड खेल के अलग अलग झूठ बोले जाते हैं, भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की जो कोशिश होती है, भ्रमित करने का प्रयास इस आधार पर किया जाता है, जैसा आप तर्क दे रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या सिर्फ विपक्ष में ही भ्रष्टाचार है, उन लोगों ने ही भ्रष्टाचार किया,
या मैं फिर बताता जिन हूं, लोगों भाई के इसका खिलाफ जवाब देता हूं। आप लोगों ने भी आरोप लगाया, वो जब बीजेपी में चले गए तो वो धुल गए। दूध का दूध, नहीं, पानी का भाई पानी, इसका तो आपने जवाब है। कहा अत्रे साहब। विपक्ष कह रहा है नहीं। दूध दूध आपने रख लिया, पानी पानी इधर कर दिया। आप बता रहे हैं सारा अतुल दोष भाई, पानी आज का का ही है, ताजा दूध का उदाहरण कोई है। दोष नहीं। अब यहां पर आज का सुरेश ताजा रोड उदाहरण है साहब, अतुल भाई। प्रवीण अतुल अत्रे भाई, का इसका ये जवाब तर्क है, वो एक कह लाइन रहे में हैं जवाब कि देता हूं, शिकायत एक किया लाइन में जवाब किसानों देता ने, जांच कर रही है एजेंसी, इसमें पॉलिटिकल मैंडेटा क्या है, कहां से आ गया? और ना तो कोई चुनाव भी। अतुल जी, आपने जो बात कही है अभी कि जो लोग बीजेपी में चले जाते हैं उनकी जो ईडी की कार्रवाई है वो भी रुक जाती है, जो सीबीआई की कार्रवाई है या इनकम टैक्स की कार्रवाई है वो सब रुक जाती है। आपने सारांश जो निकाला, यही बात देश का, प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति कहता है, क्योंकि ये सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, समूचे हिंदुस्तान में विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है आने वाले लोकसभा को देख, लोकसभा चुनाव को देख। क्योंकि बीजेपी के पास 2 करोड़ रोजगार देने का कोई जवाब नहीं है, नहीं दिए। 15 लाख के बारे में कोई जवाब नहीं है। देश में कानून व्यवस्था के लिए कोई वो नहीं है। प्रति व्यक्ति आय का जो भी है वो सब खत्म हो चुका है मामला। अब इनके पास कोई विषय नहीं बचा हुआ और ये लोग विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके ही अपनी जो लोकसभा की तैयारी है उसको अमली जामा पहनाना चाहते हैं। हम हरियाणा की अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा से एक बड़े नेता थे कांग्रेस के, कुलदीप बिश्नोई जी। वो आजकल भारतीय जनता पार्टी में है। उनके ऊपर भी रेड हुई थी और जब वो बीजेपी में चले गए तो वो सब माफ हो गई। अब मैं विषय पे आ जाता हूं। हुड्डा साहब के बारे में जो मेरे साथी ने बताया, मैं इंडिया न्यूज एक बड़ा अच्छा चैनल है अतुल जी आपका, इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से प्रदेश वासियों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस विषय पर सफाई ये देता हूं कि ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में बीजेपी के सहयोग से हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार थी, वो आईएनएलडी और बीजेपी की सरकार थी। मानेसर में लगभग 912 एकड़ का, जहां तक मैं जानकारी रखता हूं, एक इंडस्ट्रियल प्लॉट के तौर पे एक इंडस्ट्रियल भूमि का जो पैच है वो अक्वायर किया गया था हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी HSIDC के लिए। इन्हीं की सरकार ने किया, सेक्शन 4 लगाया। सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई, हुड्डा साहब हमारे मुख्यमंत्री बने कांग्रेस सरकार में और उन्होंने इन्हीं की उस कार्रवाई को, या ये तो विकास का वो बताते थे उसको मिसाल, उसको आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 6 और 8 लगाकर उसको अमली जामा पहनाया। उस समय के एक बड़े नेता जो आजकल भारतीय जनता पार्टी में है, राव इंद्रजीत सिंह, जो उस इलाके का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कांग्रेस सरकार के समय में भी केंद्र में मंत्री थे हमारी सरकार में, सेंटर में, और बड़े नेता भी हैं उस एरिया के। उन्होंने किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए हरियाणा सरकार को आगाह किया कि जो ये 1000 एकड़ यानी 912 एकड़ HSIDC के लिए जो जमीन एक्वायर की गई थी ओम प्रकाश चौटाला और बीजेपी के सरकार के द्वारा, इसमें से इन्होंने मुंह देखमा काफी किसानों के लेन देन करके या जो भी है, देखो ईडी हमारे अधीन नहीं है, हमारे पास कोई तथ्य नहीं है इस बात के, इन्होंने उसमें से किसी की 20 एकड़, किसी की 50 एकड़, किसी की 10 एकड़ वो छोड़ दी। और राव इंद्रजीत जी का भी यह कहना था कि ये HSIDC यानी हरियाणा प्रदेश के विकास का कोई प्लांट या प्रोजेक्ट बनाने के लिए कामयाब नहीं है, क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी जमीन हो गई है। इंक्वायरी तो कांग्रेस पार्टी ये आपके चैनल के माध्यम से भी कहती है, इंक्वायरी तो जो उसमें से 500 एकड़ जमीन बीजेपी INLD ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के समय में रिलीज की गई, उस विषय की होनी चाहिए। अगर ईडी को इंक्वायरी करनी है, घोटाला अगर कहीं है, 412 एकड़ जमीन जो बच गई उसमें कोई काम नहीं हो पा रहा था, तो अच्छा रोड साहब, एक चीज के आह्वान, मैं आपको रोक कर एक सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि ईडी आपके अधीन नहीं है और आप कह रहे हैं कि जांच होनी कहां चाहिए, जांच वहां होनी चाहिए, और फिर आप आरोप लगाते हैं कि पॉलिटिकल मैंडेटा है, सरकार की कठपुतली है ईडी। तो आप जब सरकार में थे तो आपने जांच करा दिया होता, आप भी तो 10 साल सत्ता में थे ना, केंद्र में भी प्रदेश में भी, आपने जांच करा दिया होता कि असल में गड़बड़ी पुरानी सरकार ने ये किया है, हम इसको खत्म भी कर रहे हैं और जांच भी कराएंगे इस पे। आपने क्यों नहीं कराया? आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए ईडी का, अगर ये कर रहे हैं तो?
नहीं, हमने ऐसा है दुरुपयोग नहीं किया ईडी का। और मेरी एक लय टूट जाएगी, प्रदेशवासी देख रहे हैं, हम आपका बड़ा अच्छा चैनल है, फिर आप मेरे से क्वेश्चन करना, नहीं, मैं बोलिए, उस बात बोलिए, को पूरा हाँ, करता हूँ 1 मिनट में। तो राव इंद्रजीत जी की जो चिट्ठी आई हरियाणा सरकार के पास कि आप ये किसी प्रदेश के विकास में काम नहीं आएगी, टेढ़ी मेढ़ी जमीन है, चाहे उन्होंने किसानों की बात को आगे रखते हुए ये रिक्वेस्ट की हरियाणा सरकार से, और किसी एक, चाहे कितना ही बड़ा मंत्री या नेता क्यों न हो कांग्रेस पार्टी का, हरियाणा सरकार ये कहने से तो ना करती, उसको रिलीज नहीं कर पाती थी। तो हरियाणा सरकार ने डीसी गुड़गांव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया, और श्री विकास थे शायद उसके कमेटी के चेयरमैन, और उस कमेटी ने भी ये पाया कि 912 अक्वायर की गई जमीन में से 500 एकड़ जमीन तो इन्होंने किसी भी भाई भतीजावाद या मुंह देखमा सिस्टम अपना के छोड़ दिया पहले से ही। 412 एकड़ में कुछ नहीं होगा, और वो 412 एकड़ का भी इकट्ठा पैच नहीं था, वो टेढ़ी मेढ़ी जमीन थी। तो उस कमेटी की आईएएस अधिकारियों की रिपोर्ट पर माननीय हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के नेतृत्व वाली सरकार ने वो रिलीज कर दिया। इसमें बताइए आप घोटाला कहें, उसी तर्ज पे, उससे भी अलग हमारे को रिक्वेस्ट की गई किसानों के द्वारा, तभी छोड़ी है, और इन्होंने अपने आप छोड़ दी। अक्वायर भी करने वाले ये, और 500 एकड़ उसमें से छोड़ने वाले भी ये, और जो बची थी वो किसी काम की नहीं थी। ईडी जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, वो लेन देन करता है, जैसे आपने शराब घोटाले का जिक्र किया, चाहे हमारे इंडिया गठबंधन में आप पार्टी के वो हो, लेकिन वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देखती है ईडी, जहां तक मेरी जानकारी है। इस जमीन के रिलीज करने में फाइनेंशियल घोटाला कैसे हुआ, पहली बात। दूसरी बात, मैं बीजेपी के साथी के उस सवाल का जवाब देता हूं कि समय रहते जब इंक्वायरी होती है तब कांग्रेस क्यों नहीं बोलती, अब ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री को उस समय ईडी ने जब बुलाया तो 2019 में उनको क्लीन चिट दी गई है। आप बताइए ना, अगर मानेसर लैंड डील पे कोई आपने ईडी ने कार्रवाई की होती तो वो सामने रखिए आप। आज ईडी के, मैं एक आपको बड़ी ईमानदारी से एक बात बता रहा हूँ, किसी चैनल पे मैं 10 दिन पहले, 17 को जब पहली रेड हुई उस दिन मैं किसी चैनल पे जुड़ा था, और उस दिन बीजेपी की प्रवक्ता, मुझे नाम ध्यान नहीं, उन्होंने ये कबूल किया था कि सुरेश जी आप जानते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में हमारी क्या हैसियत थी। उस समय तो चौटाला ही चलाता था जो भी था, यानी हम उसमें निर्दोष थे। यानी इन्होंने माना कि उस INLD बीजेपी की सरकार के समय में ये अनियमितताएं हुई हैं। ये हमारी, चलिए उसका जवाब मैं अमनदीप से ले लूंगा, लेकिन फिर से मैं आपके कहूंगा रोड साहब, जो आपने कहा ना कि हमने ईडी का दुरुपयोग नहीं किया, मतलब उन लोगों ने गड़बड़ी की थी और तब भी आपने उसका उपयोग नहीं किया। दुरुपयोग तो बहुत दूर की बात है, एक जांच एजेंसी जिसका आप इस्तेमाल कर सकते थे। अगर घोटाला हुआ था, किसी भी सरकार ने किया था, गठबंधन की कोई भी सरकार थी, तो आपको उसको उजागर करना चाहिए था। सरकार की यह भी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी, आप उससे भी चूक गए। अमनदीप केसरी भाई, घूमकर इसमें सुरेश रोड साहब कह रहे हैं कि अकेले हमारी जांच क्यों, इसमें जिस सरकार के दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ उनकी भी जांच कराए, बीजेपी भी थी और इनेलो खासतौर से थी, और चलाते आप ही थे। फिर आप भी कहते हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो तो उल्टा आप ही पर आरोप लगा रहा है। जी अतुल जी, देखिए, आप केवल ईडी का गलत इस्तेमाल आज की बात नहीं है। आप 2004 को उठाइए, 2009 को उठाइए, 2014 को उठाइए, 2019 को उठाइए, 2024 को उठाइए। ये जो रिवायत शुरू की थी राष्ट्रीय पार्टियों में, उसमें कांग्रेस प्रमुखता से थी। केवल उसमें एक ही शब्द जो है का फेरबदल हुआ है, वो सीबीआई की जगह आजकल ईडी सुनने को मिलता है। आप अगर पिछली चैनल मैंने लगातार बताए हैं, चुनावी वर्ष को उठाएंगे, उसमें सीबीआई का तोता, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, एक टिप्पणी थी बहुत ज्यादा फेमस सुप्रीम कोर्ट की, कि ये तो सरकार, सीबीआई जो है सरकार का तोता है, और उसके तो हम भुगतभोगी हैं। ये सुरेश रोड जी जो बात कर रहे हैं, हम तो भुगतभोगी हैं। हम तो ये बताना चाहते हैं अतुल जी कि जो ब्रेव फेस और जिस दृढ़ निश्चय से इंडियन नेशनल लोकदल के नेता इनके जो कठपुतलियों को फेस करते हैं, ये आसान बात नहीं है। अभी जो संविधान को चलाने के लिए, लोगों के हकूक के लिए, ये लंबी लड़ाई है, ये हमारे नेताओं को पता है। जो जिस तरह की व्यवस्था हरियाणा देश के अंदर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है और एक गरीब तक लोकतंत्र का हक पहुंचाना है, उस लड़ाई के अंतर ये निरंतर कठिनाइयां आएंगी। और सबसे ज्यादा जो दृढ़ निश्चय से जो हम फेस करते हैं, ये तो आपने तो बताया कि इन लोगों ने तो चुनावी वर्ष में ही फेस किया है। हमारे पास तो लगातार जो ईडी, सीबीआई, आईटी के छापे चल रहे हैं, और
हम दृढ़ निश्चय से खड़े हैं। हम तो सबके सामने पेश हो रहे हैं कि बताइए कहां पर क्या गड़बड़ी हुई। ये कठपुतलियां केंद्रीय नेतृत्व, खासकर केंद्रीय शासित जो केंद्रीय पार्टियां होती हैं, ये उनकी रही हैं। कांग्रेस की सीबीआई थी, अब मोदी जी ने देखा कि सीबीआई तो लोग सुन सुन के ऊब चुके हैं, सीबीआई से ईडी को बदल दिया। फर्क क्या है? केवल एजेंसी बदली है। आप उठाइए, मैं दावे के साथ कहता हूं, और हम तो भुगत भोगी है जो सुरेश रोड जी कह रहे हैं। अब दूसरी बात आई जो खासकर इनका जवाब है उसके अंदर कि रिलीज की होगी, अगर ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने जमीन रिलीज की है तो किसानों को रिलीज की होगी, जो जमीन का मालिक है उसको रिलीज की होगी। इनकी तरह नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया? नोटिस किसान को दिया, किसान को धमकाया, अपने आदमी भेजकर, बिल्डर भेज के उससे जमीन खरीद ली और बिल्डर को रिलीज करी। घोटाला उसके अंदर है। घोटाला वहां नहीं है कि यार जो जमीन का मालिक था उसी को जमीन रिलीज कर दी। और एचएसआईडीसी, हुड्डा, एचएसवीपी, जितनी भी जमीनें अधिग्रहण हुई हैं और बाद में किसानों ने केस किया है, बहुत अच्छा खासा रिकॉर्ड है पूरे प्रदेश भर के अंदर। किसानों को वहां पर उचित मुआवजा मिला है। अगर उनकी सही दाम पर उस समय जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ, उन्होंने वापस केस किया तो उनको मुआवजा भी मिला है। तो अतुल जी, मेन बात तो ये है, आज का लब्बो-लुभाव ये है। और हमारे नेताओं ने जब भी अगर ईडी का छापा पड़ता है, देखिए पहली पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल जिसके नेता खुद सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी भी आपने देखा यमुनानगर के अंदर हमारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बकायदा ये दिखाया कि जिस तरह से कुछ चैनल झूठ दिखा रहे थे कि ये पकड़ लिया ईडी ने, ये साबित कर दिया। तो ईडी का जो दस्तावेज था, जो उनको साइन करके दिया कि हमने क्या जब्त किया, वो भी प्रेस के सामने, आप लोगों के सामने रखा। ये अतुल जी, बात यह है कि संविधान को मानने वाली जो ये पार्टी है, खासकर ढोंग करती है भारतीय जनता पार्टी, चुनाव का समय है, अगर इन्होंने संविधान के अनुरूप लोगों की भलाई के काम किए होते तो इनको ये सब करने की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस ने भी ऐसे ही किया। नहीं, तो दो बातें हो गई ना अमनदीप भाई, दो बातें तो हो गई। उसके बाद मैं छिल्लर साहब के पास जाऊं। आप कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने बिल्डरों को दिया था, फायदा पहुंचाया था, तो ईडी तो काम सही कर रहा होगा ना, जांच सही है, पूछताछ सही है, फिर कांग्रेस क्यों आपत्ति कर रही है? नहीं, ईडी, मैं तो कह रहा हूं कि हुड्डा साहब हमारी तरह ब्रेव फेस लेकर सामना करें ना उनका। हमारे नेता भी कर रहे हैं कि आओ करो जांच। हमने तो एक तरफ भी आपत्ति नहीं जलाई, और ये कठिनाइयां आएंगी अगर आप लोगों की हक, लेकिन जहां पर आपत्ति होती है, अभी आप देखिए ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहले भी नोटिस आते रहे, लेकिन वो चुपचाप रहे। और भारतीय जनता पार्टी, जो खासकर अभी तक आपने देखा होगा कि दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी कोई ओपोजिशन नहीं करती है हरियाणा के अंदर, उनको चुन आसानी कर देती है। और ये बात बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये डर भी है कि अगर आप इधर पाला बदल लें तो आपको कुछ नहीं कहेगा। हमारे सामने मुकुल रॉय का उदाहरण है, मेरे एक साथी प्रवक्ता ने भी बताया कि हरियाणा के एक नेता का उदाहरण है। आपने देखा कि टीएमसी के सांसद थे मुकुल रॉय, ईडी ने छापा मारा पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी। वो जैसी भाजपा में है कोई कार्रवाई चलिए, नहीं, ये बात तो मैं पूछूंगा, सवाल भी है, तो लेकिन सवाल दूसरा भी है ना मनदीप, जो आपने उठा दिया। आपकी नजर में फिर कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, किसी के पास सीबीआई थी, किसी के पास ईडी है। लेकिन अब ईडी को लेकर जब अगले प्रश्न पर मैं आऊंगा मनवीर छिल्लर से सवाल लेने के बाद, तो सवाल यह भी उठेगा कि आपने जो ईडी को अधिकार दिए गए उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको कोई राहत नहीं दी, तो फिर आप ईडी पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? यह भी सवाल है। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, आपके नेता हर मंच से कहते थे हिम्मत है गिरफ्तार करो, जब गिरफ्तार होने लगे आपके नेता, जेल जाने लगे, तो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल मैंडेटा है। अब ईडी को लेकर अमनदीप भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर पॉलिटिकली आपको परेशान किया जा रहा है, आपके नेताओं को परेशान किया जा रहा है, आप ईडी का सामना करिए। उनके नेता सामना भी करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दस्तावेज भी दिखा देते हैं। फिर आखिर ये विधवा विलाप क्यों? अगर अमनदीप केसरी की पार्टी के नेता ये कह सकते हैं कि हमने अगर कुछ गलत किया है तो भी हम सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं, हम अपनी बात रखेंगे, तो ईडी अगर आपको जानबूझकर परेशान कर रही है तो आप भी अपनी बात रखिए। देखिए अतुल जी, हमारे साथ साथ संपूर्ण विपक्ष वही बात कह रहा है जो 2014 और उससे पहले मोदी जी और बीजेपी कहती थी। अगर 2014 और 13 में जो मोदी जी बात कहते थे अगर वो सत्य है, तो आज वो हम जो बात कह रहे हैं वो भी उतनी ही सत्य है। अब ऐसा क्या बदला सीबीआई और ईडी में जो 2013 में और अब में क्या बदलाव आया? ऐसे ही जिस जो सत्तासीन रहा है उसने राजनीतिक हथियार के तौर पे ईडी का और सीबीआई का इस्तेमाल किया है। देखिए, इसमें सिर्फ विपक्ष नहीं कह रहा, इस देश में जन जन हर बच्चा ये कह रहा है कि ईडी को
हाईजैक करके बीजेपी ने उसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया है और देश में आज तानाशाही का माहौल है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो ईडी से डर गए वो आज सारे बीजेपी में है और जो नहीं डरे वो आज जेल में है। अब रही बात, देखिए जो लोग बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं, देखिए ईडी के पास आज तक जितने भी केस आए हैं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का केस अजीत पवार पे था। खुद मोदी जी, संपूर्ण बीजेपी कहते हैं अजीत दादा चक्की पी सिंह, फडणवीस जी कहते हैं अजीत दादा चक्की पी सिंह। 73,000 करोड़ का घोटाले का आरोप उनके ऊपर था। ये जैसे ही ईडी की रेड पड़ती है और इनके साथ बार्गेनिंग हो जाती है तो ये ना सिर्फ शामिल होते हैं, उनको इनाम दिया जाता है, इनाम के रूप में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है और धन शोधन के मामले में आरोपी व्यक्ति को धन का ही मंत्री बना दिया जाता है, उनको वित्त मंत्री बना दिया जाता है। तो आप ये जो दोगला चेहरा बीजेपी का है वो सब देख रहे हैं, सब लोग जानते हैं। इसके साथ ही बड़ी लंबी फहरिस्त है, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे, पेमा पांडु, प्रफुल्ल पटेल, हसन मसरूफ, भावना गवली, प्रताप सरनाइक, वायस चौधरी, बहुत लंबी फहरिस्त है। इसके साथ ही स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पहले कानून लेकर आए, ईडी के में कुछ प्रावधान किए, उनको सुप्रीम कोर्ट से पलटा गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन को पलटने के लिए फिर ये संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के लिए, लोकतंत्र की हत्या के लिए ये सारे फैसलों को पलट देते हैं। जैसे दिल्ली में कानून पलटे, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को इन्होंने समय समय पर पलटा है। इसी को तानाशाही कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि ईडी के डायरेक्टर का एक्सटेंशन इलीगल था। इन्होंने 3 बार उस ईडी डायरेक्टर को एक्सटेंशन दिया। इसके साथ ही देखिए हम सवाल उठाते ईडी पर, जवाब देने आती है बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो जाता है? ईडी की दिक्कत है, ईडी क्लियर करे ना सामने आके। बीजेपी अगर उनकी सफाई देने आती है तो इसका मतलब दोनों अंदर खाने एक ही हैं। ईडी की चाबी सरकार के पास है, सरकार ही चला रही है। इसके साथ ही ऐसा क्या है कि सारा जो भ्रष्टाचार का आरोप है वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर है और ईडी कितनी अच्छी कार्रवाई करती है कि विपक्ष के नेताओं पे तो जब भी चुनावी आता है मौसम के हिसाब से कार्रवाई करती है और जो इनके अंदर आ जाता है, छगन भुजबल और उसके भतीजे की फाइल भी गायब हो जाती है। इतनी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होते हुए उसके हाथों से फाइल गायब हो जाती है। वो अपने हलफनामे में देती है कि जी हमसे तो गायब हो गई, हमने जो दाखिल की थी अर्जी हमारी तो वही गायब हो गई। इसके साथ ही देखिए ईडी में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिन प्रावधानों के कारण उसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जांच के नाम पर विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ये कहते हैं कि जमानत ले लो। अब देखिए ईडी में एक प्रावधान है, उसमें जमानत ही नहीं हो सकती। ईडी में यह प्रावधान है कि आप को किसी सबूत की एफआईआर की जरूरत नहीं है गिरफ्तारी के लिए और जज भी ईडी के केस में जमानत देने से डरता है क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जमानत तभी मिलेगी जब जज ये कह दे कि ये निर्दोष है। जिस दिन निर्दोष कह देगा उस दिन तो केस ही खत्म, फ्री हो जाएगा। मतलब जब तक केस चल रहा है, मतलब छिल्लर साहब बाकी बातें तो ठीक थी, लेकिन आपका ये कहना है कि देश में संविधान पूरी तरह से खत्म है, जज भी डरे हुए हैं। आज देखिए ना, नहीं, अरे छिल्लर साहब अभी जिस बात का आपने जिक्र किया मैं इसी सवाल का जिक्र कर रहा था कि जब मैं दूसरे सवाल पर आऊंगा तो यही सवाल होगा। बाकायदा आप लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट तक, कहा कि ये प्रावधान हटाइए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो आपको पता होगा और संविधान मानने वाले तो सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे ना, और सुप्रीम कोर्ट के जज भी डरे हुए हैं। गजब की बात है। अरे भाई कल तक तो आप चैलेंज करते थे आओ गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी के बाद आपने सारे दस्तावेज रखकर बेल मांगने की कोशिश की, बेल भी नहीं मिल रही, तो समझ से परे है। और सुरेश रोड को भी अगर आप उसमें शामिल करते हैं कि कांग्रेस ने भी इस्तेमाल किया था, बीजेपी ईडी का कर रही है, उनका सीबीआई था इनका ईडी है, तो फिर आप उनके साथ क्यों है? उनकी भी मुखालफत करिए। बहरहाल प्रवीण अत्रे साहब
अब जवाब जी, आपका, अतुल। क्योंकि अमनदीप केसरी की निगाह में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक हैं। आज चूंकि विपक्ष बटा हुआ है लेकिन एकजुटता का दावा कर रहा है, एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, उस बीच में आप सबको, सारी विपक्षी पार्टियों को ईडी के जरिए परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सीबीआई थी, आपके पास ईडी है। देखिए अतुल भाई, ऐसा है कि विपक्ष बटा हुआ है, लेकिन जैसे ही विषय भ्रष्टाचार का आता तो यही भ्रष्टाचारी सब इकट्ठे हो जाते हैं। आपको ध्यान होगा, ये सब भ्रष्टाचारी इकट्ठे होके सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने ये कहा कि साहब जो ये हमारे खिलाफ जांच हो रही है, इसमें हमें प्रिविलेज मिले, इसमें वो हमें पहले भ्रष्टाचारी नोटिस बीजेपी हो। को कैसे और माननीय प्यारे हो सुप्रीम कोर्ट जाते ने हैं क्या अतुल कहा जी? था अतुल भाई, वो भी बीजेपी ध्यान को होना कैसे चाहिए। प्यारे हो जाते हैं? माननीय कोर्ट ने भ्रष्टाचारी कहा जब बीजेपी में आ कि जाते हैं। आप आम आदमी से अलग नहीं है, आपके लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है, आपको जांच का सामना करना है। जांच के बाद तय होगा जब तथ्य कोर्ट में आएंगे। गए थे लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाई इन्होंने। 14 पार्टियों के नेता गए थे अतुल भाई, और वो सब थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। एक साहब कह रहे हैं कि साहब ईडी का कानून बड़ा सख्त है। साहब ये कानून कांग्रेस ने बनाया था, और जब कानून बनाया था इसी कानून के तहत जांच होती रही है, तो आपके समय में आके इसको सख्त कर दिया जाए क्योंकि आपके नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप है। आप जांच का सामना करना चाहिए आपको। अब यहाँ पे कांग्रेस के मित्र ने बड़ी गजब बात कही, और मैं तो हैरान हूं सुरेश रोड जी ने किस तरह से तथ्यों को घुमाया। सुरेश रोड जी ये कहते हैं कि साहब 2014 के अंदर मानेसर में 912 एकड़ जमीन एक्वायर की थी तत्कालीन सरकार ने। बिल्कुल ठीक बात है। वहां पे जो मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी रिहायश के लिए ये जमीन एक्वायर की गई थी, जो प्रोजेक्ट था गरीब वर्कर के मकान बनाने का। अब्दुल भाई, सरकार ने अभी सेक्शन 4 का नोटिस इश्यू किया था, लेकिन सेक्शन 6 और सेक्शन 9 का नोटिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार ने किया, नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं कि सर 500 एकड़ चौटाला साहब की सरकार ने लीज कर दी थी। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। 200 एकड़ जमीन उस वक्त बहुत बड़ी कंपनी है आईटीसी, अतुल भाई आप जानते हैं, आईटीसी कंपनी कोर्ट में चली गई कि ये 200 एकड़ जमीन जो है ये हमारी है, हमने इसके अंदर गोल्फ कोर्स बनाया है, और इसके अधिग्रहण के खिलाफ वो कोर्ट में चली गई, जो 200 एकड़ का मामला था। इस जमीन के अंदर ग्रामीण लोगों के घर बने हुए थे। जब ये एक्वायरमेंट हुआ तो उस वक्त हुड्डा साहब ने, मतलब चौटाला साहब ने कोई जमीन रिलीज नहीं की थी। यहाँ पे पूरी तरह से बेबुनियाद झूठ बोल रहे हैं रोड साहब। हुड्डा साहब ने क्या किया, जब सत्ता में आए सेक्शन 6 का नोटिस इशू किया, उसके बाद सेक्शन 9 का इशू किया। अवार्ड अभी घोषित होना था, लेकिन जब सेक्शन 6 और सेक्शन 9 गया किसान भाइयों के पास तो स्वाभाविक है उनमें डर पैदा हुआ, और यही हुड्डा साहब चाहते थे। तो हुड्डा साहब के जो मित्र बिल्डर है वो किसानों के पास गए और उन्होंने 20-25 लाख रुपए के हिसाब से किसान भाइयों से जमीन खरीदी। 400 एकड़ जमीन जिसका सुरेश रोड जी यहाँ जिक्र कर रहे हैं, इसी की शिकायत लेके इसी के जो मालिक थे किसान, वो उन्होंने शिकायत की है। ये शिकायत किसी और ने नहीं की है। रोड साहब को यहाँ पे ये जवाब देना चाहिए कि अगर आपने किसानों की जमीन औने पौने दामों में बिल्डरों को नहीं दिलवाई थी तो किसान भाइयों ने शिकायत क्यों की। और फिर जिस जमीन का तत्कालीन भाव 1600 करोड़ था वो 100 करोड़ में कैसे खरीद ली गई, चलिए ये बताना चाहिए। सारा और एक और तथ्य है। मैंने मान लिया, लेकिन जो बुनियादी सवाल है जिसका जिक्र मनवीर छिल्लर भी कर रहे थे, अमनदीप केसरी भी कर रहे थे, सुरेश रोड भी कर रहे थे, और कई बार आम जनता के बीच में सवाल आता है कि अगर आपने इतनी ईमानदारी से इस एजेंसी को लगा रखा है कि आप स्वतंत्र हैं, काम करिए, आप जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला है उसकी सख्ती से जांच करिए, और अगर है तो उनको जेल तक पहुंचाइए। बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ आप ही आरोप लगाते थे वो आपकी पार्टी में आते ही कैसे मुक्त हो गए, ये सवाल। नहीं अतुल भाई, नहीं अतुल भाई, ये भी यहाँ पे भी एक तरह से ना झूठ बोल के चीजों को डाइल्यूट करने का प्रयास करता है विपक्ष। आज का उदाहरण देता हूं अतुल भाई आपको। पंजाब भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं अरविंद खन्ना, जो भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले कांग्रेस में होते थे। सुरेश रोड जी जानते होंगे, संगरूर से मेंबर पार्लियामेंट भी रहे। आज ही उनको ईडी का नोटिस मिला है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अतुल भाई। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं वो पंजाब के, आज ही मिला है। ताजा खबर बता रहा हूं भाई। जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा उसकी जांच तो होगी। नरेंद्र मोदी जी ने, आपको ध्यान होगा, जब सीबीआई ऑफिसर्स की एक कॉन्क्लेव हो रहा था, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें बाकायदा ये बात कही थी, अधिकारियों को भी ये कहा था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार का कोई भी मामला है तुरंत उसकी जांच कीजिए, और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है, भले ही वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता है या किसी और दल का नेता है, अधिकारी है या नेता है।
कार्रवाई तो होगी जो भ्रष्टाचार अत्रे साहब, करेगा। बहुत और अच्छी ये बात सब हम आपने देख चुके बताई हैं। और आपने यहां तक कह दिया कि मैं भी झूठ बोलकर, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सवाल पूछता हूं, मैंने आपसे आपको भी नहीं कहा पूछता हूं, अतुल उनसे भाई, भी मैंने पूछता आपको हूं। नहीं कहा, आपने मेरी आपने बात गलत एक सुनी नाम है। का उदाहरण दिया, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, लेकिन कुछ नाम और भी गिनाए गए थे, उनका मैं क्या, उनका जवाब दे उनकी रहा हूं। जांच कहां उनका तक जवाब बढ़ी दे रहा है, हूं। ये भी सवाल है ना, जवाब और दे ये रहा हूं। विपक्षी सवाल उनका जवाब पूछ दे रहा रहा हूं है। अतुल भाई। और अतुल भाई उनका जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको नहीं कहा, आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा कि हमारे विपक्षी मित्र यहाँ भी झूठ बोल के भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, तभी कुछ मैंने नाम का अरविंद जो खन्ना जी जिक्र का उन्होंने उदाहरण दिया। किया है वो उसी पर कायम है। वो कहते मैं हैं कि बताता इन हूं। बड़े देखिए अतुल नामों भाई, का क्या, फाइल गायब हो भाई जाती देखिए है या फिर मामला आगे बढ़ता ही नहीं है, उनके खिलाफ कोई समन नहीं आता है, जांच के लिए बुलाया नहीं जाता है, वो क्या है? नहीं अतुल भाई देखिए, ऐसा है, हर जांच एजेंसी का काम करने का अपना ढंग है। जो ये कुलदीप बिश्नोई का जिक्र करते हैं, उसके अंदर इनकम टैक्स विभाग ने कुलदीप बिश्नोई की जांच करनी शुरू की थी, और हम सब जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वर्किंग कैसी होती है। अगर वो आपके खिलाफ कोई टैक्स का इवेजन निकालते हैं तो उसमें फाइन वगैरह लेके वो आपसे वो जमा करवा लेते हैं, वो एक अलग वर्किंग है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे ये बता दें ये हमारे मित्र के किस नेता का ने जो अभी तक जिसके खिलाफ जांच शुरू की है, चाहे वो ईडी ने शुरू की है, चाहे सीबीआई ने शुरू की है, बताइए किस एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी? किस नेता की? बताइए किस नेता की फाइल गायब होगी? केवल अपने आप को अगर बचाने के छगन लिए केवल भुजबल नाम और दे उसके देना। भतीजे की एजेंसी फाइल अपनी गायब जांच हुई है। कर रही है, एजेंसी के अपने एक प्रोसेस है। देखिए हुडा साहब के खिलाफ ये जांच शुरू हुई थी अतुल भाई 2015 में, जब क्या मानेसर के उन किसानों ने शिकायत दी, तब मामला दर्ज हुआ, उसके बाद जांच शुरू हुई है। 2015 से जांच चल रही है। कितने साल हो गए हैं? 8 साल हो चुके हैं जांच चलते। क्या हुडा साहब की गिरफ्तारी होगी? जब तक एजेंसी के पास तथ्य नहीं आएंगे, पूरे तथ्य आने के बाद ही तो एजेंसी कोर्ट के अंदर जाएगी। ठीक है, तभी तो उनके खिलाफ मनवीर जांच छिल्लर शुरू कुछ होगी। कह रहे हैं, बहुत संक्षेप में कुछ अपनी बात रखिए, उसके लेकिन बाद ये सुरेश बातें रोड के जो है बाद ना, जाएंगे। अपनी जान बचाने के लिए कभी कोर्ट में जाते ये हैं, बीजेपी के कोर्ट से प्रवक्ता इनकी साथी सुनवाई नहीं झूठ होती, बोल रहे कोर्ट हैं। फटकार मैं मारती क्योट है, करके कह रहा कभी ये हूं, मीडिया में छगन आके बहानेबाजी भुजबल करते हैं, और ये उनके तो विक्टिम कार्ड भतीजे जेब में की डाल के फाइल घूमते गायब हैं, हुई है और सभी और भ्रष्टाचारी भी इकट्ठे हो ईडी जाते ने हैं। अपना केस विड्रॉ किया है, क्लोज किसका नहीं केस विड्रॉ विड्रॉ किया है? कौन सा और केस उनकी विड्रॉ कर लिया? फाइल छगन अरे भाई भुजबल कौन और सा उसके केस विड्रॉ कर भतीजे लिया, की, मुझे ये तो बताओ छिल्लर साहब। छगन अभी भुजबल तो और केवल उसके आपका भतीजे कर्तव्य ये की, बनता है कैसे कि बताइए अरविंद और केजरीवाल बताइए ना, साहब क्या को जो डिटेल ईडी बुला चाहिए? रही है, आप जाके उसके जवाब दीजिए छगन ईडी के। भुजबल उसके वो भतीजे की 328 करोड़ फाइल ठीक रुपए है, के गायब बारे हुई में अब है। जाके एक बताइए एक ईडी नाम को। पर तो आपको विड्रॉ किया फाइल का है। याद है छिल्लर साहब, लेकिन बाकी और जो नाम है ना, उसमें से एक आप आम आदमी पार्टी का भी नाम है, आपके नेताओं के ऊपर भी ये आरोप है कि आप लोगों ने भी कई सबूत गायब कर दिए, उसकी भी जांच चल रही है, वो एजेंसी का काम है, एजेंसी ही जाने। बहरहाल सुरेश रोड साहब, प्रवीण अत्रे पर आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं या बीजेपी की सरकार जानबूझकर गलत इस्तेमाल कर रही, दुरुपयोग कर रही, चलिए मान लिया, लेकिन आपके ही इंडिया गठबंधन के दूसरे दल आप पर ही उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि आपने सीबीआई का दुरुपयोग किया, प्रवीण अत्रे की पार्टी ईडी का दुरुपयोग कर रही है, और अत्रे साहब ने उसमें एक पॉइंट और जोड़ा कि ये ईडी बनाने वाले भी आप ही थे। देखिए अतुल जी, ईडी ठीक है, कांग्रेस के टाइम में गठन किया गया ईडी का, तो लेकिन वो कोई राजनीतिक दुरुपयोग के लिए मंशा नहीं थी, तो क्या जो सीबीआई बीजेपी थी? आजकल कर रही है। और मैं एक बात और बताता हूँ, अभी नहीं सीबीआई थे फिर? नहीं, सीबीआई ने भी कभी ऐसा नहीं किया हमारे पे। अमनदीप केसरी तो यही कह रहे हैं। मैं केसरी जी को दुरुस्त कर देता हूँ एक ही बात में, एक सेकंड में। जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी की जो जेल हुई थी, यह आरोप हमेशा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाते हैं तो चर्चा होती थी कि कांग्रेस ने ऐसा किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस से पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, ओम प्रकाश चौटाला पे कार्रवाई की शुरुआत उस राज्य में हुई थी, और इनका जो बेटा है चौटाला साहब का मेंबर पार्लियामेंट था, अजय सिंह चौटाला। तो आरोप कई बार लग जाते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो अलग होते हैं। अब मैं फैक्ट्स पे आता हूँ। जो ईडी की प्रशंसा मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे, इससे मैं ईडी की विश्वसनीयता के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो राजनीतिक दुरुपयोग ईडी कैसे करती है, यानी ईडी दूध की धुली नहीं है। राजस्थान में अभी ईडी के कई अधिकारी पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अगर ये भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं बीजेपी के केंद्र के और हरियाणा के लोग, तो आप बीजेपी की सरकार है राजस्थान में भी, तो आपने उन पे क्या कार्रवाई करी है आप बता दीजिएगा। एक मेरे साथी ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला और बीजेपी नेतृत्व की सरकार के द्वारा 912 एकड़ में से 500 एकड़ जमीन रिलीज नहीं की गई थी। 5-4 एकड़ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन रिलीज आप लोगों ने ही की थी। दूसरा आरोप इन्होंने एक ये लगाया कि बिल्डरों को डर दिखा के ऐसा किया। देखिए, किसी भी जमीन का रेट, मार्केट रेट बढ़ जाता है। अभी मेरे गांव के पास 152 डी निकला है, तो उसमें जमीन के रेट बढ़ गए, हम ये थोड़ी कहेंगे कि उसमें घोटाला हुआ है। पहले कुछ और रेट थे। हमारे समय में अत्रे जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, अब खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा कभी भी किसी बिल्डरों का डर किसानों को नहीं दिखाया गया।
उस समय किसानों ने अपनी मर्जी से खुद आप ये देखिएगा कि अहीरवाल में सबसे बड़े नेता राव इंद्रजीत जी थे, वो खुद रिलीज कराने की पैरवी कर रहे हैं। वो तो एक राजा परिवार से आते हैं, क्या वो कोई कमीशन खा रहे थे किसानों के साथ मिलके? आप अगर हमारी नियत की अगर आप बात जानना चाहते हो तो इंद्रजीत जी की चिट्ठी यानी वो उनकी सिफारिश पे ही कमेटी बना के उस जमीन को रिलीज किया गया था। जो भाई भतीजावाद में कुछ जमीन को रिलीज करने के बाद बची हुई थी, जो हरियाणा के किसी भी विकास को बनाने के लिए सक्षम नहीं थी या वो पूरी नहीं थी, वो टेढ़ी मेढ़ी जमीन थी, वो किसी काम की नहीं थी और सरकार का पैसा जाया हो रहा था। अब वो जमीन किस काम की थी नहीं थी वो सब तो बहुत पुराना विषय हो गया और जांच अब आगे बढ़ रही है। मेरा सवाल फिर बहुत छोटा सा, उसके बाद अमनदीप के पास जाऊं। आपने कहा कि फैक्चुअल बात करें, जब फैक्चुअल बात आती है तो आपके दौर में सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मुझे याद आती है, फिर आप कहते हैं नहीं हम एजेंसियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन बीजेपी कर रही है। किया जा रहा है चुनावी मुहिम से ध्यान हटाना, और चुनावी कार्रवाई को रोकना ही इनका बीजेपी की सरकार का मकसद है। और एक बात और है, आप पार्टी के साथी शायद जिक्र कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की बात आई थी, आपने प्रश्न उठाया था, बड़ा सही सवाल आपने पूछा। सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने इस नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगाह किया था। आपके अगर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने कुछ आकर बात रखी थी तो उसी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजों ने इसी सरकार का समर्थन भी किया था और वहां पर दोनों के बीच में मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप वैसे ही थे। नहीं, ये जो पॉलिटिकली मैंडेटा बनाया जाता है वो किया जाता है। जजों ने अपनी बात रखी, सरकार ने अपनी बात रखी, फिर से सरकार चुनाव में गई जनता पार्टी के तौर पर और फिर से जनता ने चुना। तो ये बताना कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के 4 जज भी और ये कहना कि नहीं अब जज भी फैसला देने से डर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि या तो फिर आप लोग संविधान की बात मत किया करिए या फिर माना करिए कि नहीं संविधान अभी भी है और रहेगा, संविधान इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। लोकतंत्र में बोलने का अधिकार उसी संविधान के तहत ही मिला है जजों को भी और हमें भी। बहरहाल अमनदीप केसरी सुरेश मानने को तैयार नहीं है, आप कह रहे हैं कि उनके पास सीबीआई थी, प्रवीण अत्रे के पास ईडी है, तो अमनदीप केसरी की पार्टी फिर कांग्रेस के साथ क्यों है? वो भी तब जब आप कहते हैं कि हम ईडी का खुलकर सामना कर रहे हैं और सीबीआई का हमने सामना किया सालों तक। सुरेश रोड कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को परेशान कर रही है ईडी। आपके नेता नहीं परेशान हो रहे, इनके नेता परेशान हो जा रहे हैं। नहीं अतुल जी, मैं आपको दुरुस्त कर दूं। पहली बात तो लोग इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस के साथ नहीं है, ठीक है। उनके नेता में जो लब्बो लबाब था बात का कि जो केंद्रीय पार्टियां होती हैं खास करके उनके अंदर वो जमीन से जुड़ी हुई नहीं और उनके पास उनको ये भी पता है कि उनका जो मकसद था सत्ता हथियाने आने का उन्होंने वो पूरा किया, लेकिन अब चुनाव आते हैं जैसे ही तो दूसरे किस तरह से उन लोगों को रोका जाए कि जो लोग लगातार जमीन पे काम करते हैं वो अपनी इस तरह की एजेंसियों को प्रयोग में लाती है। और एक बड़ा उदाहरण मैं आपको ये देना चाहूंगा, आपने बार बार सवाल किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी, प्रवीण अत्रे जी बार बार कह रहे थे कि नहीं हमारी एजेंसी स्वतंत्र है, कोई जांच नहीं करती। देखिए बहुत छोटे से उदाहरण से मैं करूंगा कि आज हम हरियाणा प्रदेश में देखते हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा चुन करके आया या कोई पद पर रहा सरकार के अंदर, पिछले सरकार में इस सरकार में, उसकी जो आर्थिक स्थिति और जो पहले थी और अब है, चाहे कोई विधायक हो, जो मंत्री हो, कोई पूर्व में मंत्री रहा हो या मौजूदा मंत्री है, कोई विधायक है या कोई सांसद है या फिर कोई और किसी बड़े पदलाभ के पद के ऊपर है, वो सब आपके सामने है, जनता उनको देख रही है। जो ये बात कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस की बात है, क्या वो पैसा अगर आप भाई उसकी जांच करवाइए, जो सरकारी तनख्वाह उनकी आती है, अरे भाई आप शिकायत में लिख के दीजिए कौन सी प्रॉपर्टी बना ली, जैसे आपके बारे में लिख के दी गई थी आप ही के रिश्तेदार ने, आप भी लिख के दीजिए। अरे मैं बता रहा हूँ कि आप दावा करते हैं, ये लिख के, और शिकायत पे कार्रवाई जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, आप लिख के दीजिए। प्रवीण अत्रे जी, जांच होगी, कौन आदमी जिसने बनाई है उसकी शिकायत दो। सुन तो लो शिकायत दो, लिखित सुन लीजिए मेरी बात। नहीं मैं तो आपको कह रहा हूं, कितनी छोटी बात प्रवीण अत्रे जी कह रहे हैं
कि शिकायत दो। अरे भाई अरे तो करोड़ों भाई अगर अनगिनत, आप बात करें तो करोड़ों आपको पता होगा शिकायतें, किसने कहा लाखों एसिड बना लिया है। शिकायतें देखो आपको विधानसभा पता के है कि अंदर, आपके खिलाफ जो इतने घोटाले उजागर हो चुके हैं, एसिड विधानसभा के अंदर तक जांच शिकायतें हुई आ थी, चुकी है। वो भी तो आप कह शिकायत रहे की हैं कि वजह से शिकायतें शुरू नहीं हुई मिली ना। अभी तक आपको। अरे अरे अमनदीप जी कमाल मैं कर पूछो, अभी बताइए तक कौन सी आपको शिकायत शिकायत थी? नहीं मिली। अतुल जी को भेज दीजिएगा लिख के, डिटेल लिख के करोड़ों भेजिएगा कि फलाना हर कितने एसिड बनाई है। हाँ, मुझे उसकी जांच शुरू हो भेजिएगा, कोई जाएगी। बात नहीं, आप मुझे आपकी जानकारी, भेजिएगा, मैं उस पर मेरी चर्चा बात कर सुनिए। लूंगा। मैं मेरा अतुल प्रश्न जी, ये है अमनदीप भाई, आप कह मैं रहे हैं कि नहीं इस कांग्रेस बात के को साथ क्लियर आप कर नहीं दूं। है, तो फिर इस आरोप के साथ आप कैसे हैं कि नहीं परेशान किया जा रहा है? क्योंकि तो इस आरोप को भी आप खारिज कर रहे हैं। सुरेश रोड कह रहे हैं कि नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी का इस्तेमाल हो रहा। आप कह रहे हैं कि ईडी का हम स्वागत करते हैं, जब चाहे हमें बुलाएं, जब चाहे हमसे पूछें, जब चाहे हम उनके सामने जाने को तैयार हैं। तो फिर परेशान कहां हो रहा है, कौन हो रहा है, क्यों हो रहा है? भाई वही तो बात है ना कि वो लोग परेशान हो रहे हैं जिनको सत्ता का स्वाद चखना है। हम तो वो लोग हैं कि हमें पता है कि ये आंदोलन जो खास करके लोकतंत्र और संविधान हमारे देश में हमारे महापुरुषों ने स्थापित किया, उस सत्ता को गरीब आदमी तक, गांव के गलियारे तक ले जाना, कमेरे वर्ग तक लेके जाना है। लेकिन जो लुटेरा वर्ग है बार बार उस सत्ता पर आसीन होता है, बार बार बैठता है और वही लोग परेशान होते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमें ये पहले से ही पता है लुटेरा कि लुटेरा इस वर्ग न्याय में के जो उनका एक दल बन रहा था, इंडी गठबंधन बन रहा था, आप कितना परेशान थे वहां जाने के लिए। अब कह रहे हैं कि नहीं, आप कमेरों की लड़ाई लड़ते हैं। अलग बात है। आज आप सुरेश रोड की पार्टी को लुटेरा पार्टी बता रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसे नहीं। इंडी गठबंधन के लिए बहुत प्रयास आपने किए, ठीक है, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लोकतंत्र में होता है, प्रयास भी किए जाते हैं, असफलता और सफलता दोनों मिल सकती है। बहरहाल नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे अमनदीप जी परेशान हो, मनवीर चिल्लर नहीं, अतुल जी मेरा जवाब सुनिए। अच्छा, एक मनवीर भाई मैं 10 सेकंड अगर आपने कहा कि वो लुटेरों का गिरोह था, तो लुटेरों को, सरदार को इन्होंने ताजपोशी क्यों दी नीतीश कुमार को? अगर लुटेरों का गिरोह था, मैं आपका जवाब देता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं लुटेरों को, आपने कहा भाई, मैं क्यों कहूंगा? मैं किसी पार्टी को लुटेरा पार्टी नहीं करता। मैं तो जानता हूं राजनीति करने वाले सेवा भाव से आते हैं, वो एकदम तन मन धन से सेवा करना चाहते हैं जनता की। मैं तो स्वीकार करता हूं, मैं तो आपकी पार्टी को भी कहता हूं, बीजेपी को भी कहता हूं, कांग्रेस को भी कहता हूं, आम आदमी पार्टी को भी कहता हूं। आप लोग तो राजनीति में आए हैं सेवा करने के लिए। इतना दर्द है संविधान बचाने का, इतना दर्द है लोगों तक सामान पहुंचाने का, जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाने की, तो लुटेरा मैं तो बोल ही नहीं सकता। आपने बोला कि वो पार्टी लुटेरों की है जो परेशान हो रही है, जिसके नेता से पूछा जा रहा है, तो मैंने कहा। और अमनदीप, जो बात आप कह रहे हैं, मैं उस पर भी आपका समर्थन करता हूं कि नीतीश कुमार, पलटूराम जो कि क्या क्या बोल कर आए, और बीजेपी ने भी क्या क्या कहा, लेकिन बिहार में वो हो गया। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा। बहरहाल मनवीर भाई, अब यहां पर प्रश्न ये है कि जो आरोप प्रत्यारोप के बीच में तथ्य हैं, उन तथ्यों पर जाएं। आपने कहा उनके कुछ नेताओं का नाम लिया, प्रवीण अत्रे उसका जवाब दे रहे हैं। हालांकि जवाब बहुत ज्यादा व्यवहारिक तो नहीं था, एक नाम उन्होंने लिया, लेकिन बाकी लोगों का नाम नहीं ले पा रहे। लेकिन जब आप इन प्रावधानों के खिलाफ, जो कि ईडी को, स्वतंत्र एजेंसी को कुछ और प्रावधान दिए गए इनकी ताकत बढ़ाने के लिए तर्क देकर, उसके खिलाफ आप लोग कोर्ट तक गए। आप तो सबसे ज्यादा कोर्ट को में विश्वास रखने वाले लोग हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं माना? देखिए अतुल जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं प्रवीण अत्रे जी दूसरे प्रवक्ता साथी को कह रहे थे कि शिकायत लिख के दीजिए, शिकायत लिख के दीजिए। तो प्रवीण अत्रे जी को बताना चाहता हूं कि ईडी को शिकायत लिखने की जरूरत नहीं है। ईडी के पास स्वतः संज्ञान लेने की ताकत है, जो कि आपने ही दी थी। अरे स्वतः संज्ञान लेने की ताकत तो है, अगर आपके पास कोई तथ्य है, आपके पास कोई जानकारी है, तो देश का नागरिक होने के नाते आपका भी कर्तव्य बनता है ना भाई। बीजेपी के रोहतक के सांसद स्वयं 300 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगाते हैं। रोक कौन रहा है भाई? आप देश के नागरिक हो या नहीं हो, या कोई आपका फर्ज बनता है नहीं बनता है? आप चैनल पे बैठ के बोलोगे, हरियाणा वाले ये इंतजार कर रहे हैं तो आप शिकायत नहीं दोगे। कब ईडी की एंट्री होगी? हम नहीं कह रहे, हम तो खुद बीजेपी के रोहतक के सांसद जानकारी है, अरविंद शर्मा हम उसकी जांच कह रहे हैं कि उनके ही एक्स भैया एमएलए आप क्यों ने नहीं देना 300 चाहते? करोड़ मेरा सवाल रुपए का घोटाला किया है। हम तो खुल के मांग रहे हैं कि किसी के बारे में जानकारी है, दीजिए। अतुल जी इनको एक बार चुप कराइए, मेरी बात को आने दीजिए। एक मिनट अत्रे साहब, पूछिए क्यों नहीं शिकायत देना चाहते हैं? इनके पास जानकारी है। स्वयं बीजेपी के रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा जी स्वयं बीजेपी के एक्स एमएलए पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने 300 करोड़ रुपए का अमृत घोटाला किया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि ईडी वहां पर कब संज्ञान लेगी। हम उसके साथ ही फरीदाबाद में 200
करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में होता है, वहां पे ईडी कब आएगी? हम तो इस चीज का अरे आपको यही नहीं पता, फरीदाबाद के अंदर जांच के अंदर लोग सस्पेंड हो गए, गिरफ्तार तक कर लिए गए डिप्टी अरे हम तो ईडी की बात आपको कर रहे हैं, जानकारी ही नहीं है। ईडी की कार्रवाई कब होगी? भ्रष्टाचार तो ईडी। अरे अत्रे साहब ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? वहां भी ईडी भेज देते ना। चिल्लर साहब कुछ आपको ईडी का अधिकार है, ईडी भेजिए वहां इसलिए कह देंगे ईडी। अरे आपको जानकारी नहीं ईडी के बारे में। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आती है भाई, ईडी की कार्रवाई ना हो। अगर मनी लॉन्ड्रिंग होगी तो वहां ईडी आएगी, ये चाहते हैं ईडी की कार्रवाई बीजेपी से संबंधित नॉर्मल भ्रष्टाचार होगा तो विजिलेंस आएगी। आप पहले हर एजेंसी के अधिकार क्षेत्र को समझो। पहले आप लोगों को ईडी इसलिए बुला रही है क्योंकि आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया, आप यहाँ आपने एक जगह से पैसा लिया भ्रष्टाचार के रूप में और उसको दूसरी जगह खर्च कर दिया, इसलिए ईडी आपसे पूछ रही है कि भाई ये पैसे की डिटेल बताओ हमें। बीजेपी की मंशा को आपको अधिकार क्षेत्र पता ही होगा ईडी का। जब आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे ईडी के खिलाफ तो उसका अधिकार क्षेत्र के जानकारी लेके गए होंगे ना। आपको संवैधानिक जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार मारी आपको, कोर्ट तो कहता है आपको कि जानकारी होगी कि ईडी का अधिकार क्षेत्र क्या है, कैसे जांच करता है ईडी। असंवैधानिक है, इलीगल है। भाई जाके ईडी को जब आप मर्यादा को क्यों नहीं समझते? जांच के लिए ईडी आज बुलाती है चंडीगढ़ के तो मेयर आप चुनाव में जाते नहीं कैसे हो। लोकतंत्र टीवी की पे आके हत्या आप की चिल्लाते हो। बीजेपी ने। अरे भाई अब चंडीगढ़ चुनाव मत ले आइए, मेयर का चुनाव उसको भी लेकर कोर्ट में जाइए ना। आपको कोर्ट पर इतना भरोसा है, कोर्ट में आप जाने वाले हैं, आपके नेता ने बोल दिया है। मनवीर चिल्लर, मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि बार बार जो आपने जिक्र किया, मैं फिर से तीसरी बार पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में तो आपने कहा था ना कि भाई इतने असीमित अधिकार मत दे दो आप ईडी को। सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों की नहीं सुना। देखिए, विधायिका कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानून को का आधार पर जो कानून बनाया है उसके ऊपर सजा डिसाइड करता है। कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। दूसरी चीज, इन्होंने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पर स्टे लगाया, उसके बाद उन्होंने 2019 में फिर कानून बना दिया। ऐसे ही दिल्ली में इन्होंने काफी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पार्लियामेंट का काम तो है, यही तो चीज है। पार्लियामेंट कानून बना रही गलती है तो यही है कि इनके पास पार्लियामेंट लोगों की ताकत, लोगों की वोट, पार्लियामेंट कानून बना रही है तो आपको एतराज क्यों है? इसी किस को बात का एतराज है भाई? कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है। अब भाई आप जिसको देश तानाशाही कानून कहते हैं, मैं तो पार्लियामेंट उसको जनता का आशीर्वाद समझता था। आप ही लोग बताते थे, क्योंकि जहां आप जीतते हैं आप कहते हैं जनता ने आशीर्वाद दिया है, और जहां पर ये जीत जाए तो आप कहें वो तानाशाही है। मुझे समझ से परे हो जाता है कि इतनी जल्दी बदलते कैसे हैं। आप ही नहीं, वो लोग भी। मतलब जहां आप जीते आप कहें जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, और जहां पर वो जीत जाए तो वो कहें कि वो तानाशाही है, गजब है। और आपके नेता बार बार कह रहे थे कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करो, हिम्मत है तो गिरफ्तार करो। जब गिरफ्तार हो गए तो कह रहे देखिए हमें जानबूझकर गिरफ्तार कर लिया। अब आपके नेता जाने को तैयार नहीं है ईडी के सामने, जबकि आप लोग कहते हैं कि हम खुलकर सामना करते हैं, सबका सामना करेंगे। अब ईडी का कितना दुरुपयोग हो रहा है और नहीं हो रहा है, ये तो खैर चर्चा में ही रह गया, लेकिन चुनाव से इसका क्या लेना देना है ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। और बीजेपी पर जो आरोप है, उस आरोप में भी एक दो दम दिखाई देता है कि कोई नेता जैसे ही बीजेपी में आता है वो कैसे ईडी के दायरे से बाहर हो जाता है। अत्रे साहब, इस पर आप घेरते हैं और सब आपको घेरते हैं, आप जो भी जवाब देते रहिए, लेकिन फिर उसके कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिस पर सवाल उठता है। बाकी तथ्यों की बात है, वो तथ्य ईडी के सामने होंगे और उसके बाद जो जांच आगे बढ़ेगी, फाइनल रिपोर्ट जाएगी, उसके हिसाब से ही फैसला होगा। बहुत शुक्रिया अत्रे साहब, बहुत शुक्रिया रोड साहब आपका, अमनदीप केशरी आपका और मनवीर साहब आपका। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में भी ईडी को लेकर सियासत गर्मा गई है कि चुनाव नजदीक आते ही हमारे नेताओं को परेशान करने का हथियार ईडी के पास है और ईडी की चाबी सरकार के पास है। सरकार का कहना है कि जब आपके खिलाफ आरोप है तो जांच तो ईडी करेगी। नमस्कार। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। देसी पाव भाजी की यही पहचान, MDH पाव भाजी मसाला। इसके बिना पाव भाजी कहाँ बनती है? MDH